हेलो स्टूडेंट, ट्रिपल सी की न्यू क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग खाली जगह को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए, स्प्रेडशीट में अक्षर पूछा है। आपने देखा होगा कि इसमें कि आपकी स्प्रेडशीट होती है और इसके अंदर इस प्रकार की ये होते हैं कॉलम, और ये जो होती हैं आपकी ये होती है रो, और जो बीच में ये बॉक्स है इसको हम कहते हैं सेल। तो जो आपके रो होते हैं उसमें होता है 1 2 3 4, ये इस तरह की होती हैं। और जो कॉलम होता है वो होता है आपका ABCD, इस प्रकार के आपके कॉलम होते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि अक्षरों का उपयोग क्या दर्शाने के लिए होता है, तो आपका कॉलम दर्शाने के लिए होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम को ABCD आदि अक्षरों से दर्शाया जाता है, जबकि रो को 1 2 3 4 5 आदि से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए A1 और एक कॉलम है, एक रो को दर्शाया गया है। और इसमें देखिए रो किसे कहते हैं, ये जो 1 2 3 इनको रो करेंगे, और सेल सेल किन्हें कहते हैं, जैसे कि देखिए इसका उसका दोनों का मिलान हो गया, यानी कि A2 ये नाम का हो गया, ये सेल का नाम आ गया। और वर्कशीट पूछी जाए तो यहाँ पर एक नीचे लाइन होती है, उसके अंदर वर्कशीट होती है, जैसे कि शीट 1 शीट 2 शीट 3 इस प्रकार की वर्कशीट होती है। और प्लस के आइकन के द्वारा हम जितनी मन चाहे उतनी वर्कशीट बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ले सकते हैं। ये जो वर्कशीट हो ये अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि आपकी जो मेमोरी होगी, आपके सिस्टम की जो मेमोरी होगी उसके ऊपर निर्भर होगी। जितनी ज्यादा मेमोरी उतनी ज्यादा वर्कशीट आप ले सकते हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्प्रेडशीट में ये नहीं हो सकता कि स्प्रेडशीट के अंदर हम क्या नहीं कर सकते। ए ऑप्शन, क्या उसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बी ऑप्शन, डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते। सी ऑप्शन, उसमें चार्ट नहीं बना सकते। और डी ऑप्शन, इसमें वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। देखिए, स्प्रेडशीट जो आपकी होती है वो डाटा एनालिसिस होती है, यानी कि आपका ये तीन चीजें उसमें कर सकते हैं, लेकिन चौथा वीडियो एडिटिंग ये इसमें नहीं कर सकते। तो डी उत्तर बिल्कुल सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्प्रेडशीट का उपयोग मुख्य रूप से गणना करना, डेटा को संग्रहित करना, विश्लेषण करने के और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। लिब्रा ऑफिस कैल्क और MS एक्सेल इसके उदाहरण है, लेकिन वीडियो को संपादित यानी कि एडिट और कार्य करने के लिए स्प्रेडशीट में नहीं किया जा सकता। इसके लिए विशेष वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी स्तंभ और पंक्ति के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन रेंज कहा जाता है। बी ऑप्शन सेल्स कहा जाता है। सी ऑप्शन वर्कशीट कहा जाता है। डी ऑप्शन फार्मूलास कहा जाता है। देखिए फिर से स्प्रेडशीट का आ गया, हमने स्प्रेडशीट बना ली और ये हमने बता दिया था, इसे क्या कहते हैं, हम रो कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हम इनको कॉलम कहते हैं, कॉलम। अब ये पूछा है कि रो और कॉलम, जैसे कि यहाँ पर आ गया ABCD, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये चीज है। इन दोनों का जो मिलान होता है, इस मिलान को क्या बोलते हैं, तो हमने ये बता दिया क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। अगर वो पूछा जाए रेंज कैसे कहते हैं, तो जैसे कि हमने ये बी कॉलम के पूरे सिलेक्ट करा लिए, यानी कि B1 से लेके और B10 तक, इसको कहते हैं रेंज। वर्कशीट वो मैंने आपको बता दिया, नीचे जो सेट वगैरह होता है उसे वर्कशीट कहते हैं। फार्मूलाज जो इक्वल से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे फार्मूला कहलाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम को अक्षर ABCD और रो को संख्या 1 2 3 से दर्शाया जाता है। जहां कोई रो और कॉलम आपस में मिलते हैं वह स्थान को सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि A1 क्या है, एक सेल है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूमिंग प्रतिशत संभव है। ये ऑप्शन, क्या 100% जूम कर सकते हैं। बी ऑप्शन 200% तक कर सकते हैं। सी ऑप्शन 400% तक। डी ऑप्शन 600% तक। तो यहाँ पर सी उत्तर बिल्कुल राइट होगा। हम 400% तक स्प्रेडशीट में कैल्क के अंदर कर सकते हैं। अगर ये पूछता आपसे राइटर के अंदर, जिसमें राइटर, ठीक है, राइटर जो होता है उसके अंदर, उसमें हम 600% तक जूम कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। जूम सुविधा का उपयोग वर्कशीट को बड़ा या छोटा करने दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें छोटे अक्षरों और डेटा को पढ़ना आसान हो जाता है। लिब्रा ऑफिस के विभिन्न वर्जन में जूम की अधिकतम सीमा अलग हो सकती है। कई वर्तमान वर्जन में अधिकतम जूम 400% उपलब्ध है, जबकि कुछ पुराने अध्ययन सामग्री में 600% भी दिया गया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्यों को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन कीबोर्ड, बी ऑप्शन माउस, सी ऑप्शन मॉनिटर, डी ऑप्शन CPU। देखिए ये कहा गया है कि प्रदर्शित करता है, तो प्रदर्शित जो करता है वो हमारा मॉनिटर करता है, ठीक है। और मॉनिटर क्या है, आउटपुट। कैसा यूनिट है ये, आउटपुट। अब आउटपुट होता क्या है, कंप्यूटर के वह गैजेट जिसके द्वारा हम अपने किए हुए कार्यों को देख सकते हैं, आउटपुट कहलाते हैं। और ये जो कीबोर्ड है, माउस है, ये हमारे कहलाते हैं क्या, इनपुट। इसे क्या कहलाते हैं, हम इनपुट कहलाते हैं। इनपुट क्या होता है हमारा, कंप्यूटर के वह भाग जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को अपनी भाषा
समझाते हैं, यानी कि लैंग्वेज जो समझाते हैं वो हमारे सारे के सारे इनपुट कहलाते हैं। अब आगे यहाँ पे सीपीयू, सीपीयू किसे कहते हैं? जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा सीपीयू कहलाता है, यानी कि मस्तिष्क जो कहलाता है, ये प्रोसेसिंग का काम करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं या डेटा दर्ज करते हैं तो उसका परिणाम मॉनिटर पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, कोई भी अभिव्यक्ति जो बराबर से शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन क्या लेवल कहा जाता है, बी ऑप्शन क्या फार्मूला कहा जाता है, सी ऑप्शन कमेंट कहा जाता है, डी ऑप्शन टेक्स्ट कहा जाता है। देखिए, इक्वल से जो स्टार्ट होता है वो सारे के सारे हमारे फार्मूला होते हैं। ये फार्मूला आंसर बिल्कुल राइट होगा। कैल्क के अंदर, किसमें? कैल्क के अंदर जितने भी आपके फार्मूला लगाने हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? इक्वल से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? स्प्रेडशीट में जब भी कोई अभिव्यक्ति चिन्ह से शुरू होता है तो उसे फार्मूलास कहा जाता है। उदाहरण के लिए इक्वल a1 प्लस a2 या फिर सम का फार्मूला कैल्क इन्हें गणना के रूप में समझकर परिणाम देता है। अगला प्रश्न आपके पास है, योग्यता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट के मूल्यांकन में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? अब ये पहले समझते हैं। अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम के अंदर आपको एक सीट वगैरह मिलती है, ये एग्जाम वगैरह मिलता है, तो वो पूछा गया है जो सीट है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ये ऑप्शन ओएमआर सीट द्वारा, बी ऑप्शन ओसीआर सीट द्वारा, या सी ऑप्शन एमआईसीआर के द्वारा, या बारकोड के द्वारा। देखिए, वो हमारा क्या जाता है? ओएमआर, ये हमारी सीट होती है और यही एक मशीन का नाम होता है। उसके अंदर ये सीट हम लगाते हैं और एक सेकंड के अंदर, वो कुछ ही सेकंड के अंदर इस बीट को पूरी रीड करके और आपका आंसर दे देती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओएमआर सीट, देखो उसका फुल फॉर्म जो होती है ये भी रट लेना, ये भी आपका आ सकता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्डिंग तकनीकी का उपयोग उन उत्तर पत्रिका को जांचने के लिए किया जाता है जिनमें विद्यार्थी विकल्प को भरते हैं। प्रतियोगी परीक्षा और एप्टीट्यूड टेस्ट में ओएमआर सीट का व्यापक रूप होता है क्योंकि ये मूल्यांकन को तेज और सटीक बनाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, राइटर में दस्तावेज को जूम करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ए कंट्रोल जेड, बी ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट जे, सी ऑप्शन कंट्रोल के साथ माउस व्हील, या डी ऑप्शन अल्ट के साथ जेड। देखिए, इसके अंदर अगर हम कंट्रोल बटन दबा के माउस से व्हील करते हैं तो ये हमारा जूम होगा, ठीक है, और पीछे को करते हैं, बैक करते हैं तो हमारा क्या होगा? जूम आउट होगा। तो ये उत्तर बिल्कुल राइट है। कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडो, यू एंड डी ओ, अंडो। और अगर यहाँ पे कंट्रोल वाई हो जाए तो उससे क्या होता है? रीडो, रीडो। रीडो का मतलब देखो, अंडो का मतलब होता है एक स्टेप बैक जाना, और रीडो का मतलब होता है अगर गलती से आप बैक चले गए तो उसको एक स्टेप आगे जाना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज को जूम इन या जूम आउट करने के लिए कंट्रोल कुंजी को दबाकर माउस व्हील को ऊपर या नीचे घुमाया जाता है। इससे दस्तावेज 10 से बड़ा या छोटा किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, वो डज फिशिंग मीन्स इन साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग का क्या मतलब है? ए ऑप्शन कंप्यूटर की सफाई करना, बी ऑप्शन कंप्यूटर की गति बढ़ाना, सी ऑप्शन नकली संदेश से वेबसाइट द्वारा संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करना, डी ऑप्शन वायरस हटाना। देखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिस प्रकार से हम एक वंशी के द्वारा मछली को पकड़ते हैं, उसके अंदर एक कांटा डालते हैं और जो भी चारा लगाना वो चारा लगाते हैं, तो उसी प्रकार से अगर साइबर हमें क्राइम करना होता है, देखिए जितने भी ये लोग साइबर क्राइम करते हैं तो वो क्या करते हैं कि चारे के रूप में आपके पास कोई पीडीएफ भेज देंगे, कोई भी चीज भेज देंगे कि इसको ओपन करो। जैसे आप उसको ओपन कर दो, आपके फोन का एक्सेस उनके पास पहुंच जाता है लिंक के द्वारा, और वो आपके फोन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सारी की सारी चुरा लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देते हैं। फिशिंग साइबर अपराध है, इसमें हजारों मालवेयर नकली ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट बनाकर उपयोगकर्ता के पासवर्ड, ओटीपी, बैंक वितरण जैसी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से हमें बचना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है, राइटर का डिफॉल्ट दृश्य क्या है? ए ऑप्शन वेब व्यू, बी ऑप्शन नॉर्मल व्यू, सी ऑप्शन प्रिंट लेआउट व्यू, डी ऑप्शन आउटलाइन व्यू। तो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा सी, प्रिंट लेआउट व्यू। देखिए, डिफॉल्ट दृश्य का मतलब ये है कि अगर हमारा ये हमने कोई भी काम करा, इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो वो किस प्रकार के दिखेगा। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट लेआउट जो होती है व्यू, उसको ओपन करते हैं। उसके अंदर जो भी लेआउट दिखाई देता तो हम अगर उसको प्रिंट करें तो सेम टू सेम उसमें का पेज निकल के हमारा आएगा प्रिंटर के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से दस्तावेज प्रिंट लेआउट व्यू में खुलता है। इसमें पेज उसी प्रकार दिखाई देता है जैसा प्रिंट होने पर दिखाई देगा। इससे उपयोगकर्ता को वास्तविक पेज लेआउट देखने में सुविधा होती है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? ए ऑप्शन 50 प्लस भाषाओं का, बी ऑप्शन 80 प्लस भाषाओं का, सी ऑप्शन 100 प्लस भाषाओं का, या डी ऑप्शन 120 प्लस भाषाओं का। तो यहाँ पर हमारा डी उत्तर बिल्कुल राइट होगा, 120
प्लस भाषाओं का ये उपयोग करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस एक बहुभाषी यानी कि मल्टीपल ऑफिस सूट है। ये दुनिया भर में 120 से अधिक भाषाओं का समर्थन करता है। इसी कारण से विभिन्न देशों भाषाओं के उपयोगकर्ताओं के बीच ये लोकप्रिय है। अगला प्रश्न हमारे पास है, रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं किस श्रेणी में आती हैं? ये ऑप्शन G2G, जी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, और टू का मतलब टू यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के कंडीशन में आती है। बी ऑप्शन G2B, बी का मतलब है यहाँ पे बिजनेस, ठीक है, बी का मतलब क्या है यहाँ पर बिजनेस, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। सी ऑप्शन गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी का मतलब है सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, या फिर डी ऑप्शन है यानी बिजनेस टू सिटीजन। देखिए जितने भी आपके पासवर्ड होते हैं ये क्या होती है, गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, लेकिन किसके लिए होती है, आम जनता के लिए यानी कि सिटीजन के लिए। तो हमारा सी उत्तर बिल्कुल राइट होगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं वे होती हैं जिनमें सरकार सीधे नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि रेलवे, रिजर्वेशन, पासपोर्ट सर्विस और हॉस्पिटल, इसी प्रकार की सेवाओं के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन क्या चित्र को बनाना, बी ऑप्शन पेज से संबंधित सेटिंग को बदलना, सी ऑप्शन ईमेल भेजना, या डी ऑप्शन स्पेलिंग को जांचना। देखिए जब पेज से सेटअप करना है तो जाहिर है कि पेज से संबंधित होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग पेज साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप आदि पेज सेटिंग करने के लिए किया जाता है। इसके दस्तावेज की प्रिंटिंग या प्रस्तुति के अनुसार। देखिए इसके अंदर एक शब्द आया है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये देख लेते क्या होता है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आपका पेज इस प्रकार से दिखाई देगा, लैंडस्केप का मतलब होता है कि पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडो एंड रीडो कैन बी डन विद विच शॉर्टकट की, मतलब अंडो की और रीडो की शॉर्टकट की क्या है, ये हमने पहले ही बता दिया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बताया है। तो इसकी जो अंडो की क्या होती है कंट्रोल जेड, और रीडो की होती है कंट्रोल वाई, यानी कि उत्तर बिल्कुल सही होगा, वाई और जेड वाला। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। अंडो का उपयोग किसी पिछले कार्य को वापस लेने के लिए किया जाता है, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल जेड, और रीडो का उपयोग अगर वापस हमने कार्य कर दिया तो दोबारा उसको लागू करने के लिए किया जाता है, इसका क्या होती है शॉर्टकट की वाई। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रा ऑफिस राइटर का एक डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस है। ए ऑप्शन रिबन, बी ऑप्शन नोटबुक बार, सी ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार इंटरफेस, या फिर डी ऑप्शन टच यूआई। हमारा सही उत्तर होगा सी, स्टैंडर्ड टूल बार इंटरफेस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिब्रा ऑफिस राइटर का पारंपरिक और डिफॉल्ट इंटरफेस मेनू बार और टूल्स बार पर आधारित होता है, इसे स्टैंडर्ड बार टूल बार इंटरफेस कहा जाता है। नोटबुक बार का उपयोग बाद में सक्रिय किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग का मतलब है कि हमने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा और यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा, इसके बीच की जो गैप होता है वो कितना होता है? ये ऑप्शन 1 का होता है, बी ऑप्शन 1.15 का होता है, सी ऑप्शन 1.5 का होता है, डी ऑप्शन 2 का होता है। देखिए जो डिफॉल्ट रूप से होता है वो होता है हमारा 1 का, ये उत्तर बिल्कुल हमारा राइट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में सामान्यतः नई पैराग्राफ स्टाइल की डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग सिंगल यानी कि 1 होती है। इसका अर्थ यह है कि पंक्ति और दूसरी पंक्ति में सामान्य दूरी रखी जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है, सक्रिय सेल यानी कि M10 यदि आप इंटर कुंजी दबाते तो आप कहां पहुंचेंगे? देखिए फिर से आपका क्या आ गया, लिब्रा ऑफिस कैल्क का उत्तर आ गया। उन्होंने हमने पहले ही बताया था कि इस प्रकार के क्या होते हैं, कॉलम होते हैं और ये हमारी रो होती हैं। तो इन्होंने पूछा है, मान लो कि यहाँ पर M है, तो M के बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि नीचे आने के बाद ये हो गया M10, तो एंटर करने के बाद इसके सीधे नीचे कर्सर जाता है, तो यहाँ पे 10 नंबर की रो है, यहाँ पे 11 नंबर की रो होगी, तो यहाँ पर क्या जाएगा M11, तो यहाँ पे एंटर करते हैं हमारे कहाँ पहुंचा कर्सर M11 पर, तो इसके अंदर बी उत्तर बिल्कुल राइट होगा हमारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिब्रा ऑफिस कैल्क में एंटर कुंजी दबाने पर सक्रिय सेल सामान्यतः एक पंक्ति नीचे चली जाती है। यदि वर्तमान सक्रिय सेल M10 है तो इंटर दबाने पर ये कहां पहुंच जाएगा M11 पर। अगला प्रश्न हमारे पास है, जब आप वोट इफ एनालिसिस करते हैं तो परिणाम पर प्रभाव देखने के लिए जिन मानों को बदलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन आउटपुट वैल्यू कहा जाता है, बी ऑप्शन वेरिएबल वैल्यू कहा जाता है, सी ऑप्शन फार्मूला वैल्यू कहा जाता है, या डी ऑप्शन रिजल्ट वैल्यू कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी उत्तर बिल्कुल सही होगा, वेरिएबल वैल्यू कहा जाता है। ये आपका कैल्क के अंदर यूज होती है योजना, और कैल्क के बाद अगर इस कहीं दूसरा ही पूछता है तो ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी वेरिएबल्स वगैरह बनाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाट इज एफ, ये वैल्यूज बदलकर दिखाता है परिणाम रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जिन मानों को बदलता है उसे वेरिएबल्स वैल्यू कहा जाता है। उदाहरण के लिए
कि स्प्रेडशीट में ब्याज दर बदल का परिणाम दिखाया जाए तो ब्याज दर वेरिएबल्स वैल्यू होगी। अगला प्रश्न हमारे पास है, स्प्रेडशीट डाटा को निम्न रूप से देखा जा सकता है। ए, चार्ट एंड ग्राफ के रूप में देखा जा सकता है। बी, टेबल्स के रूप में देखा जा सकता है। सी, रिपोर्ट्स के रूप में देखा जा सकता है। या डी, ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी रूप में। तो हमारा ये जो डाटा होता है वो सभी रूप में हम देख सकते हैं। उसको चार्ट्स के रूप में भी देख सकते हैं, टेबल्स के रूप में भी देख सकते हैं और रिपोर्ट के रूप में भी देख सकते हैं। तो हमारा डी उत्तर बिल्कुल राइट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्प्रेडशीट में डाटा को विभिन्न रूप से प्रस्तुत किया जाता है। डेटा को तालिका, चार्ट, ग्राफ और रिपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है। इसकी जानकारी को समझना और विश्लेषण करना आसान होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रा ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, लिब्रा ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन। ये ऑप्शन डॉट ओडीटी, बी ऑप्शन डॉट ओडीएस, सी ऑप्शन डॉट ओडीपी और डी ऑप्शन डॉट ओडीबी। देखिए यहाँ पर पूछा है कैल्क का। कैल्क को हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं हम इसको? स्प्रेडशीट। तो यानी कि हमारा होगा बी उत्तर बिल्कुल राइट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रियोफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइलों का डिफॉल्ट एक्शन डॉट ओडीएस यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। इसी प्रकार राइटर का डॉट ओडीटी और इम्प्रेस का डॉट ओडीपी यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन होता है। और डॉट ओडीटी ये भी किसका होता है? ये भी आप जान लो। ये आपका होता है राइटर के अंदर टेम्पलेट्स जो होते हैं उनका एक्सटेंशन। अगला प्रश्न हमारे पास है, कौन सी तकनीकी ऑब्जेक्ट और इंटरनेट से कनेक्ट करके डाटा एक्सचेंज करने में मदद करती है? ए ऑप्शन एआई, बी ऑप्शन आईओटी, सी ऑप्शन जीपीएस, यस डी ऑप्शन ओसीआर। देखिए इसके अंदर बी उत्तर बिल्कुल राइट होगा, ओटी आईओटी। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसके अंदर एक गैजेट बनाए जाते हैं जिस गैजेट के द्वारा, जैसे कि आपका फोन हैगा, स्मार्ट वॉच हो गई, आपकी कैमरा हो गया, इसके अंदर ड्रोन हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं ये आईओटी के अंदर ही आते हैं। इसी के द्वारा ये सब चीज बनाई जाते हैं गैजेट्स। तो इसी से हम इंटरनेट से कनेक्ट करके डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग ऐसी तकनीक है जिससे विभिन्न उदाहरण डिवाइस और वस्तुएं इंटरनेट से जुड़कर डेटा का आदान प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट होम डिवाइस आईओटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारे पास है, राइटर डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तन की निगरानी के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन ऑटो करेक्ट का, बी ऑप्शन ट्रैक चेंज का, सी ऑप्शन मेल मर्ज का, या डी ऑप्शन ऑटो टेक्स्ट का। इसमें पूछा है, देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें परिवर्तन की निगरानी के लिए, तो ये हम क्या करेंगे? ट्रैक चेंज लगा देंगे। ये ट्रैक चेंज हमारा करेगा क्या, ये भी हम बताते हैं। देखिए ये ट्रैक चेंज करके, अगर आपके पास ये टेक्स्ट है उसके ऊपर आपने लिख दिया NSI, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अगर आप अब एस को काटते हो और एस की जगह यहाँ पे लिख देते क्या चीज ई, तो वो क्या करेगा कि इसको कलर में दिखाएगा दूसरे में और इसको भी दिखाएगा दूसरे कलर में, यानी कि वो बताएगा इसको ऊपर एस लिखेगा और इसको एस करके कट कर देगा, यानी कि ये वर्ड आपने कट किया है और जो नया वर्ड है वो आपने जोड़ दिया, तो ये एक अलग रंग से दिखाएगा। ये सारी चीजें दिखाता है अगर हम ऑटो ट्रैक चेंज ओपन कर दे तब। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ट्रैक चेंज सुविधा दस्तावेज में किए गए सभी परिवर्तनों को रिकॉर्ड करती है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन सा परिवर्तन कब किया गया। ये सुविधा विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब कोई लोग एक से अधिक दस्तावेज पर काम कर रहे हो। अगला प्रश्न है हमारे पास, वेब ब्राउजर में इनकोजुटेशन विंडोज का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इंटरनेट की गति बढ़ाना, बी ऑप्शन ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्थानीय रूप से सेव न करना, सी ऑप्शन वायरस को हटाना, डी ऑप्शन वेबसाइट बनाना। देखिए बी उत्तर इसके अंदर बिल्कुल राइट है, ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्थानीय रूप से सेव न करना। अब ये देखो इनकोजिनेटो, ये जो विंडोज होती है ये होता क्या है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर होता है उसके ऊपर ही आप जब यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देते हैं वहां पर क्लिक करके इस विंडो को ओपन करते हो। उससे फायदा क्या है, अगर आप किसी और के लैपटॉप या सिस्टम पर काम कर रहे हो और आपने यहाँ पे ओपन करा, उसके अंदर जो मंच आपने सर्च करा देखा या फिर कोई आईडी भी लॉगिन कर दी, अगर आप उसको लॉग आउट कर दोगे तो आपका ये डाटा है ये हिस्ट्री में सेव नहीं होगा, ये पूरी जगह सिस्टम से उड़ जाएगा। जैसे आप वहां से कट कराओगे सारा डाटा खत्म। लेकिन अगर डायरेक्ट आप क्रोम पे ओपन कराओगे तो वो आपका हिस्ट्री के अंदर रह जाता डाटा, इसीलिए इसको सिक्योर माना जाता है। अगर आप भी किसी और के सिस्टम पर क्रोम वगैरह खोल के वर्क करना चाहते हो तो हमेशा इस विंडो को ओपन करना, उसके ऊपर ही वर्क करना, ताकि आपकी हिस्ट्री उसके अंदर नहीं रही कि आपने क्या सर्च करा है, क्या देखा है, क्या नहीं देखा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनकोग्निटो मोड में ब्राउजर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और फॉर्म डाटा को बंद करने के बाद सेव नहीं करता। ये निजी ब्राउजिंग के लिए उपयोगी होता है, लेकिन इससे आपकी गतिविधि इंटरनेट सेवा प्रदाता वेबसाइट से पूरी तरह छिप नहीं जाती।
अगला प्रश्न हमारे पास है, दस्तावेज को 300% तक जूम करने पर कितनी स्क्रॉल बार दिखाई देंगी? ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। देखिए, अगर 300% तक दस्तावेज को जूम कर देते हो तो होता क्या है कि इसके अंदर दो स्क्रॉल बार, एक स्क्रॉल बार तो पहले ही दिखाई देती है, लेकिन जब इसको आप जूम कर दोगे तो जूम करने के बाद होता क्या है कि एक नीचे की जो स्क्रॉल बार है वो भी आपकी दिखाई देने लग जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर बिल्कुल राइट होगा 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब किसी दस्तावेज को 300% तक जूम किया जाता है तो दस्तावेज स्क्रीन पर बड़े हो जाते हैं। ऐसे ऊपर नीचे वर्टिकल स्क्रॉल बार, दाएं से बाएं जाने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई देती है, इसलिए दो स्क्रॉल बार दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेटिक्यूटिड्स ये क्या है? ए ऑप्शन इंटरनेट के नियम और शिष्टाचार है, बी ऑप्शन इंटरनेट केबल है, सी ऑप्शन ईमेल सॉफ्टवेयर है, डी ऑप्शन एंटीवायरस है। तो देखिए, ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। इंटरनेट के ये नियम और शिष्टाचार है। जैसे कि आप कोई चीज गलत सर्च करते हो तो इंटरनेट उसको मना कर देता है कि भाई ये चीज सर्च नहीं करनी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेटिक्यूटिस यानी कि नेटवर्क प्लस इटिक्यूटिस, इंटरनेट पर उचित व्यवहार और शिष्टाचार के नियम होते हैं, जैसे दूसरों का सम्मान करना, अपमानजनक भाषा का उपयोग न करना और अनावश्यक संदेश न भेजना। ये ऑनलाइन संचार को बेहतर और सभ्य बनाता है। ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।